चलिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी आज, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर उस टॉपिक को हम लोग गौर से पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। मैं सबसे पहले हेडिंग लिख देता हूँ उस टॉपिक की, काइंड्स ऑफ, आप क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं, शेयर कैपिटल। हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा वो हमने पढ़ा था प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, है ना। कंपनी की जो प्रोसीजर है इनकॉर्पोरेशन की, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कैसे कंपनी में साइन होती है ना, किसकी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस, लॉ इन प्रैक्टिस, है ना। फिर किस तरीके से कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, अगर कंपनी के ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन या आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन में अगर किसी मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो कौन लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, तो ना कंपनी के प्रमोटर कैसे उसे इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, कंपनी के प्रमोटर होते कौन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 सब बहुत सारे हम लोगों ने चीजें देखने की कोशिश की, है ना। किस किस के पर्टिकुलर्स देने पड़ते हैं, तो वो सब्सक्राइबर्स के पर्टिकुलर्स देने पड़ते हैं जो 721 है। ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि कुछ डिफॉल्ट की कंपनी ने इन्फॉर्मेशन देने में, तो आप ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, ट्रिब्यूनल फिर अलग अलग ऑर्डर पास करता है, या तो बोलता है कंपनी को कि भैया पैसे वापस कर दो, या कंपनी को बोलेगा नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करो, या कंपनी को बोलेगा वाइंड अप कर दो, या लाइबल बनाएगा डायरेक्टर को, ऑफिसर को। तो बहुत सारे ऑर्डर ट्रिब्यूनल भी पास कर सकते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये टॉपिक है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी, एक चीज तो कंफर्म है, कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है ना। उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे, काइंड्स तो पढ़ेंगे हम लोग, कितने प्रकार के शेयर होते हैं, हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो हम काइंड इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम क्लासिफाई कर लेते हैं कि हम लोग किस शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का होता है ना, वो हम पढ़ेंगे तो हमको धीरे धीरे समझेगा, है ना। ऐसा देंगे कि नहीं समझेगा, ठीक है। अगर आप गौर से थोड़ा सा देखेंगे तो मैं बताने की कोशिश करता हूं। कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आई होप यू नो, है ना। जो प्राइमरी कंपनी, उस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं कंपनी के, 5 से 6 क्लॉजेज होते हैं, जिसमें जो चीज लिखी होती है कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है। जैसे ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती। कंपनी में जो ऑब्जेक्ट है, कंपनी को जो मेमोरेंडम में लिखे वो ऑब्जेक्ट है, उसी के हिसाब से कंपनी को काम करना होगा, नहीं तो वो अल्ट्रा वायरस होता है, ठीक है, अलाउ नहीं होता वो काम। कैपिटल क्लॉज होता है, नेम क्लॉज होता है, लाइबिलिटी क्लॉज होता है, बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल क्लॉज की। तो मान लेते हैं कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कि कंपनी 100 करोड़ तक का कैपिटल इशू कर सकती है टोटलिटी में। कितने तक का? 100 करोड़ तक का। कितने तक का? रिपीट करेंगे एक बार, 100 करोड़ तक का कैपिटल इशू कर सकती है, हाँ, टोटलिटी में। एक बार में नहीं, मैक्सिमम कंपनी के पास। तो कंपनी एक बार में तो पूरा कैपिटल इशू करेगी नहीं, ये एक लिमिट आपने तय कर दी। 100 करोड़ का शेयर कैपिटल कंपनी इशू कर सकती है, 100 करोड़ का शेयर कैपिटल। अब कंपनी एक बार में पूरा तो नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, आप लिमिट वही रखोगे ना जिसके पास पहुंचने में तकलीफ हो, समय लगे। क्योंकि अगर बार बार लिमिट एक्सीड होगी तो आपको बार बार मेमोरेंडम को चेंज करना होगा, बार बार मेमोरेंडम को चेंज करने के लिए एक लॉन्ग एंड लेंथी एंड लीगल प्रोसेस लगती है रेजोल्यूशन पास करने के लिए, है ना। तो मान लेते हैं कंपनी ने फॉर एग्जांपल 50 करोड़ एक बार में इशू किया, ठीक है, और 50 करोड़ को अनइश्यूड रह दिया कि बाद में करेंगे, अभी एक साथ तो पूरा करना नहीं है, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये जो 50 करोड़ है जिसके कंपनी शेयर कैपिटल इशू कर रही है, इसको हम बोलेंगे इशूड कैपिटल। और जो रह गया है अभी, जिसको कंपनी बाद में इशू करेगी जब भी कंपनी को लगेगा आगे जाके, है ना, ये होगा कंपनी का अनइश्यूड कैपिटल, जो इशू हुआ ही नहीं है। तो अगर इसको कम भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आगे जाके आप 75 करोड़ भी कर सकते हो 100 को, बट कोई दिक्कत तो है नहीं। दिक्कत यहां होती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपने 50 करोड़ कैपिटल इशू किया पब्लिक के लिए, अब लिख देते ना कि भाई पब्लिक के लिए इशू, पब्लिक कंपनी के नजरिए से समझते हैं, बेटर रहता है ना। अब लोग उस पर सब्सक्राइब करेंगे, तो आपने कैसे इशू किया? तो बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। आप लोगों को इनवाइट कैसे करोगे, आप लोगों को बुलवाओगे कैसे, आप लोगों को बताओ कैसे? प्रोस्पेक्टस या कोई डॉक्यूमेंट, सर्कुलर, जिससे भी आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो, अवेयर कर सकते हो कि कंपनी ने शेयर इशू किया है, ठीक है। क्लियर है ना? ओके, अब क्या होगा,
अब क्या होगा, आपने प्रोस्पेक्टस इशू तो कंपनी उस पर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, प्रोस्पेक्टस का अटैच, वो हर एप्लीकेंट फिलअप करेगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करेगा कितने के शेयर उसे खरीदने, ठीक है जी। तो मान लेते हैं ऐसा, एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं कि 45 करोड़ के लिए सब्सक्रिप्शन है, 90% का सब्सक्रिप्शन कम से कम आना चाहिए, आपको पता है ना, 90% का सब्सक्रिप्शन आ गया ना, 90%, बाकी के बचे हुए जो है वो कंपनी अपने मेंबर्स को या अपने डायरेक्टर्स को इशू कर देगी। तो ये जो 45 करोड़ का जो सब्सक्रिप्शन आया है, मतलब लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि हाँ हम खरीदेंगे इतने तक के शेयर, ये हो गया आपका सब्सक्राइब कैपिटल। और ये जो 5 करोड़ का था जो नहीं खरीद लिए लोगों ने, सब्सक्राइब नहीं किया, इसको क्या बोलेंगे हम, अनसब्सक्राइब कैपिटल। अब किसी और को इशू कर देंगे इसको, ये एम्प्लॉय की स्कीम में निकाल देंगे, अनसब्सक्राइब कैपिटल, बराबर है। यहां तक क्लियर हुआ सबको, ठीक है। है ना, ये हो गया आपका सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब। ओके ओके, 90% तो आपका सब्सक्रिप्शन आ ही जाना चाहिए। शुड बी अप्लाइड, इतना तो कंपनी को कलेक्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन पे बात आ जाएगी कंपनी की, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ है ना। अब क्या हुआ देखो, ये तो आ गया सब्सक्रिप्शन, ये हो गया अनसब्सक्राइब, ये किसी और को इशू कर देंगे हम लोग, डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉयज को, बहुत सारी स्कीम होती है। अब आपको इतने लोगों के लिए, अब ये 45 करोड़ के लिए आपको सब्सक्रिप्शन है, पूरे 45 करोड़ मिले नहीं, अभी तो इसका एप्लीकेशन मनी आया होगा कि भाई लोग अप्लाई कर रहे हैं इतने करोड़ की। अब एक्चुअल जो आपको मनी आया, आपने कॉल्ड अप किया ना, लोगों को एप्लीकेशन मनी तो आ गया, लोगों ने एक एडवांस दे दिया। अब आप कंपनी बोल रही है भाई बचा हुआ पैसा भी दो, तो जो बचा हुआ पैसा कंपनी मांगती है, तो कंपनी ने मांगी 45 करोड़ पूरे, एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं समझाने के लिए, आया कंपनी के पास कितना, समझ आया कितना आया, 40 करोड़। तो कंपनी ने जो पूरे 45 करोड़ मांगी थी ना, कंपनी को चाहिए कितने थे, पूरे चाहिए थे, है ना। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा अलग एग्जांपल समझते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा इजी कर देता हूं। कंपनी ने जो 45 करोड़ मांगी है ना, मांग रही है ना कंपनी, तो एप्लीकेशन के थ्रू मान लेते हैं कंपनी को 3 करोड़ आ चुके थे, अब बचे कितने, 42 करोड़। ये कंपनी बोल रही है मेरे को पूरे चाहिए कैसे भी करके, ओके। तो ये जो कंपनी मांग रही है शेयर होल्डर से बचा हुआ पैसा, इसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल कर रही है, बुला रही है, बोल रही है प्लीज वापस करिए मेरा पैसा, मतलब वापस मतलब जो आपने वादा किया था लगाने का वो मुझे चाहिए, है ना, उसी के भरोसे तो मेरी कंपनी चलेगी। ओके, यहां तक समझा, जो पैसा आपको चाहिए, जो आपने बुलाया लोगों से, बचा हुआ एप्लीकेशन मनी में कितना आ गया, 3 करोड़, इतने रुपए तो मिल गए आपको, बचे कितने थे, 42 करोड़। इसके अलग अलग पहलू हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं इसको एक थोड़ा एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, उसी एग्जांपल में दे रहा हूं कि 45 करोड़ का सब्सक्रिप्शन था। अब इसके दो पहलू हो सकते हैं, या तो कंपनी को पूरे 45 करोड़ की जरूरत है, तो कॉल्ड अप कितना हो गया, 45 करोड़, या कंपनी को 40 करोड़ की जरूरत है, तो कॉल्ड अप कितना हो गया, 40 करोड़। और ये जो बचा हुआ 5 है, 5 करोड़ बच गए ना, ये हो जाएगा रिजर्व कैपिटल या अनकॉल्ड, जो कंपनी ने अभी मांगा नहीं है, कंपनी बाद में मांगेगी जब कंपनी को जरूरत पड़ी। तो मैं एक एग्जांपल समझा दिया कि ऐसी भी कंडीशन होती है, ठीक है, वहां नहीं जाते अपन, है ना। अब कंपनी को पैसे चाहिए, है ना, कंपनी ने मांगी कितने, 42 करोड़ पूरे, एग्जांपल दे रहा हूं यार, क्लियर हो जाता है ना। कंपनी को पूरे 42 करोड़ मिल गए। तो जो पैसा हाथ में आ गया, हाथ में आ चुका है, मांगा कितने था, 42, एग्जांपल इजी कर दिया मैंने, और आ भी गए 42, तो ये जो पैसे आ जाते हैं ना, इसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। इसी को बोलते हैं पेड अप कैपिटल, जब द मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी आफ्टर इशूइंग शेयर्स, ओके, है ना। इसी को मैं चेंज करता हूं थोड़ा एग्जांपल, आपने 45 मांगा था, एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए, आपको 42 आया,
एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये जो बचा हुआ है आपका, ये हो गया पेड अप। और जब आपको 3 करोड़ नहीं आए ना, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉल्स इन एरियर्स, के मांगा था बट दिया नहीं, कॉल किया था बट ड्यू कर दिया, एरियर्स, है ना। आप अकाउंट्स पढ़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते होंगे। समझ में आ गया मैंने क्या बोला आपको। तो जो पैसा मिल जाता है कंपनी को, विच रिसीव्ड बाय द कंपनी आफ्टर सब्सक्रिप्शन, दैट इज पेड अप। जो कंपनी जितना मांगती है लोगों से कि भैया अपने इतना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अप, है ना। अनसब्सक्राइब मतलब जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर को इशू कर देंगे। सब्सक्राइब मतलब कि जितने के लिए सब्सक्रिप्शन होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है, मतलब जितना भी इशू किया उसका 90% के लिए तो एप्लीकेशन आनी चाहिए। एप्लीकेशन मनी कितना होता है, 5% टू दी फेस वैल्यू। तो अपन ने ऐसा बोल दी कि 45 करोड़ के सब्सक्रिप्शन पे 3 करोड़ एप्लीकेशन मनी आ गई, बचा 42 करोड़। इस तरीके से अपन ने पढ़ने की कोशिश किया। आपको समझा मैंने क्या बताया? हाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर समझा। और जो पैसा आपको अभी नहीं चाहिए, कंपनी के वाइंड अप पे चाहिए, अभी नहीं, आपने रिजर्व कर दिया उसको, ये कंपनी को जब जरूरत पड़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड या रिजर्व कैपिटल। अनकॉल्ड या रिजर्व कैपिटल जो कंपनी को कब लगे, एक्चुअली ये वाला जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली कंपनियों में आता है। तो गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 8 कंपनी, अभी मत दो कुछ मेंबर्स, बाद में देना जब जरूरत पड़ेगी। पब्लिक कंपनियां नॉर्मली इसी प्रोसेस से चलती है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, समझ में आया? ये चार्ट बना लेंगे और बहुत इजी, अनसब्सक्राइब के जो शेयर्स है वो अपन किसी और को भी दे सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टर्स, आपके एम्प्लॉयज। और ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है कलेक्ट करना ही करना है ना, नहीं तो कंपनी को वापस से इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है हमेशा, इशू का 90% तो आ ही जाना चाहिए, है ना। क्लियर है क्या बच्चों? समझ में आ रहा है क्या जो मैंने बताया आपको? ये डायग्राम आपको बना लेना, क्लियर हो जाएगा इजी। अभी जो आपका, सुनो पूरी बात, ये जो आपके 100 करोड़ था, इसको क्या बोलते हैं? ये 100 करोड़ आपको ऑथराइज किया गया ना आरओसी के द्वारा, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑथराइज कैपिटल। मेमोरेंडम में लिख दिया ना आपने कि इतना तो मैं इशू कर सकता हूं, आपको अथॉरिटी मिल गई। ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, मतलब मिनिमम ही हुआ ना भाई, कंपनी का 100 करोड़ पे ही खत्म हो जाएगी कि आगे जाके उसको और पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लिमिट बढ़ाओगे तो मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा, है ना। या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये आपने आरओसी के पास में क्या कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया। एबीसी के नाम से अनाउंस हो चुका है कि 100 करोड़ का उसका ऑथराइज कैपिटल है, हमने ऑथराइज कर दिया है। आगे बढ़ाना होगा तो बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ऑथराइज्ड बाय द आरओसी। क्लियर हो गया आप लोगों को क्या बोला मैंने? पक्का? ये भी समझाया जो एक्स्ट्रा समझाया मैंने, समझा होगा आप लोगों को, है ना। अब देखो, कंपनी अलग अलग प्रकार के शेयर इशू करती है। फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन में अगर जाए तो पहले हम कंपनी के लिए समझते हैं कि शेयर की मीनिंग क्या होती है। शेयर की बेसिक मीनिंग क्या होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं? अपार्ट। शेयर मतलब पार्ट। और इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको बेसिकली? हिस्सा, बराबर है ना, एक हिस्सा, है ना। किसको मिलेगा ये हिस्सा? कंपनी में, जो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। कौन इन्वेस्ट करेगा बेसिकली कंपनी में? शेयर होल्डर्स, है ना। किस रूप में करेंगे? बहुत सारे रूप हैं, बट बेसिकली हम लोग शेयर के रूप में पढ़ रहे हैं। तो 2 प्रकार के शेयर होते हैं जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस। इसको हम पढ़ेंगे क्या है ये, है ना। तो क्लासिफिकेशन तो इसका भी पढ़ना है हमको, ठीक है। शेयर मतलब क्या? हिस्सा। तो अगर आपने सिर्फ कंपनी में एक शेयर लगाया है तो मतलब आपने कंपनी का एक पार्ट खरीदा है, अ पार्ट ऑफ कंपनीज टोटल शेयर कैपिटल। कंपनी का शेयर कैपिटल तो आपको रियलाइज हो ही गया ना, जो हमने उगले पढ़े अभी पीछे। कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना था अपन ने पढ़े यहाँ पर अभी? 100 करोड़। तो 100 करोड़ में आपने मान लेते एक पार्ट खरीद लिया 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए के शेयर खरीद लिया आपने, एक पार्ट खरीद लिया कंपनी में, बराबर है ना। एक टोटल शेयर कैपिटल का हिस्सा आपके पास जो आया, एक हिस्सा होता है, एक हिस्सा, उसको हम बोलते हैं शेयर, है ना, बराबर ना। और आप लोग जब बल्क में शेयर्स खरीदते हैं या नंबर ऑफ शेयर जब ज्यादा होती है तो डेफिनेटली वो शेयर्स हो जाता है। अब बल्क में खरीदते हैं, जैसे आपने 1000 शेयर खरीदे,
अब आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि इसके 10 बंडल बन जाए 100 के, और आप हर बंडल को ट्रेड करें। फिर एक साथ 1000 बेचने की इच्छा नहीं है आपकी, 100 के बंडल बना लिया आपने। तो पहले आपने 1000 खरीदे, फिर कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि मेरे 100 के 10 स्टॉक बना दो। मतलब ये जो रिक्वेस्ट है आप नहीं करते, कंपनी एक लिमिट देती है कि इसका स्टॉक बन सकता है, यानी आप और मैं डिसाइड नहीं करते, कंपनी बताती कि मिनिमम कितने शेयर एक बंडल में रहेंगे। मैंने एग्जांपल में बोल दिया कि 100 रहेंगे, तो कितने बंडल बनेंगे 10। अब हर बंडल को आप ट्रेड कर बेच सकते हो, बाइंग सेलिंग हो सकती है। उसी को बोलते हैं हम स्टॉक, बंडल ऑफ शेयर्स, जो आफ्टर इशूइंग होता है, शेयर इशू करने के बाद जब आप खरीद चुके हैं। पहले स्टॉक इशू नहीं होता है, पहले शेयर ही इशू होंगे, फिर वो कन्वर्ट होता है स्टॉक्स में, और उसकी भी लिमिट कौन तैयार करता है, कंपनी तैयार करती है। सही है कि नहीं सही है? तो अब एक बताइए, अब आपको अगर कोई पूछता है कि शेयर मतलब क्या, तो आपने बोले भैया शेयर मतलब कंपनी में आपने एक पार्ट खरीदा, अ पार्ट ऑफ कैपिटल। तो कौन सा पार्ट खरीदा? मॉनेटरी पार्ट खरीदा, आपने पैसा लगाया ना। तो कंपनी में आपका कौन सा इंटरेस्ट आया? फाइनेंशियल इंटरेस्ट आया, पैसा लगाया मैंने। ठीक है, तो आपने सिर्फ हिस्सा खरीदा, तो आप क्या हुए कंपनी के पार्ट ओनर। आपने वो पैसा कहां लगाया? कंपनी के एसेट्स के लिए। कंपनी हमारे उस पैसे को यूज करेगी, जमीन खरीदेगी, धंधा चालू करेगी उससे। इंटरेस्ट इन कंपनीज एसेट्स। इंटरेस्ट मतलब इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, वो तो अपन पढ़ चुके, नहीं तो आप बोलोगे अरे वो तो पढ़ाए थे आपने। कंपनी के एसेट्स कभी ना कभी तो बेची जाएगी, तो इनको भी कुछ हिस्सा बाद में मिल सकता है। ठीक है, और अटैच्ड विथ, सिर्फ पैसा लगाने से आपको सिर्फ फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं आता, अटैच विथ सर्टेन राइट्स, बहुत सारे राइट्स भी मिलते हैं ऐसे शेयर होल्डर आपको, प्लस बहुत सारे ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। ऐसा नहीं कि शेयर का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ पैसा लगाया तो बस आपका काम खत्म। अ सम ऑफ मनी इज इंट्रोड्यूस बाय द शेयर होल्डर, अ सम ऑफ मनी, नहीं 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 नहीं, वो पैसा मैंने कितना लगाया वो इंपॉर्टेंट है, उससे मेरी मेजर दिखेगी। व्हाई? बिकॉज कंपनी में क्या होता है, जो लोग बल्क में पैसा लगाते हैं ना, कंपनी में उनकी वैल्यू होती है, उनके वोट की वैल्यू होती है, उनकी बात की वैल्यू होती है। छोटे शेयर होल्डर की वैल्यू उतनी नहीं होती कंपनी में, भले उनकी तादाद ज्यादा होती है ना। तो इसलिए तो डिवाइड करके रखते हैं कि भाई एक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स जो 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक होते हैं वेल्दी इन्वेस्टर्स, है ना, फिर एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो कंपनी में बल्क में शेयर खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल दैट। तो सिर्फ आप कंपनी में एक अमाउंट ऑफ मनी नहीं लगा रहे हो, आप बहुत सारे राइट्स भी ले रहे हो, आपके ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस भी आ रहे हैं, आप कंपनी को भी लाइबल बना रहे हो, है ना। आप कंपनी के पार्ट ओनर हो, आपके कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ना। बहुत सारे राइट्स मिलते हैं ना, अगर आप बेसिकली देखोगे तो बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। व्हाट आर द राइट्स, अगर मैं बेसिकली देखूं तो जैसे कि वोटिंग राइट्स, ठीक है, शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स होते हैं। एग्री? सब लोग एग्री करते हैं इस बात पे? यस सर, बिल्कुल होते हैं। और क्या होते हैं? दे कैन चेंज एओए एंड एमओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इनके बिना चेंज नहीं हो सकता। दे कैन अपॉइंट डायरेक्टर्स, कितने सारे राइट है देखो ना। दे मस्ट रिसीव द डिविडेंड, तो डिविडेंड तो उनका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, वो तो मिलना ही मिलना बाय डिफॉल्ट है, लिखा नहीं भी रहेगा तो मिलना चाहिए, तो उसी के लिए आए। दे कैन अपॉइंट प्रॉक्सीज, अगर वो मीटिंग में नहीं जा रहे तो वो किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑब्लिगेशंस भी है और राइट्स भी। ऑब्लिगेशन क्या है? उनको कॉल मनी पे करना पड़ेगा, है ना, बराबर है कि नहीं बराबर? जो कंपनी मांगेगी वो पैसा उनको पे करना पड़ेगा। अगर कंपनी से लोन लेंगे तो अपनी शेयर को गिरवी रखना पड़ेगा। ऑब्लिगेशंस भी बहुत सारे, ऐसा नहीं कि नहीं है सिर्फ। तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हुआ है शेयर होल्डर कंपनी के बीच में, बट बहुत सारे अदर राइट्स भी अवेलेबल है जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे नहीं है, बराबर है? ठीक है, ओके। ये इक्विटी शेयर होल्डर को तो बोनस भी मिलता है ना, राइट इशू भी मिलता है, सरप्लस भी मिलता है, बहुत सारी चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे कभी मौका आएगा तो डिटेल। ओके, यहां तक समझा आपको, है ना? ओके, क्लियर हुआ? हाँ जी। तो किसी को राइट ज्यादा मिलते हैं, किसी को राइट कम मिलते हैं ना। जैसे किसी को जो ज्यादा पैसे लगाएगा उसको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा क्योंकि रिस्क ज्यादा ले रहा है, जो कम लगाएगा उसको कम मिलेगा। वैसे राइट्स भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है, मैंने बताया ना। छोटे शेयर होल्डर के राइट शायद कम होते हैं। वैसे तो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि इनका राइट होता है 1 मैन 1 वोट,
इररिस्पेक्टिव। बट अगर हम पोलिंग में जाएंगे, जब मीटिंग फेल हो जाती है वोटिंग से, तो फिर वो जाता है 1 शेयर 1 वोट। तो जिनके शेयर ज्यादा रहेंगे तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे। ये तो आपको समझते हैं, उनकी बात भी, उनका से भी ज्यादा रहेगा कंपनी की मीटिंग में, है ना, कंपनी के डिसीजन मेकिंग में। तो है फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, और वो मेजर होता है आपके लेस और मोर राइट्स के साथ में। तो जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उनके राइट्स भी थोड़े ज्यादा रहेंगे। एक जो बेसिक राइट है वो क्या है, डिविडेंड सबको मिलेगा, है ना। बेसिक राइट आप डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, बेसिक राइट है आप लोगों के पास में। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने आपको? एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो। अब अगर हम बेसिकली देखें तो भैया कंपनी के शेयर कितने होते हैं, कंपनी में कितने प्रकार के शेयर होते हैं, अगर आप देखें, है ना। कंपनी में एक वो केस लॉ है, बॉर्डलैंड ट्रस्ट वर्सेस, ओके, ट्रस्ट वर्सेस बॉर्स कंपनी लिमिटेड, उसमें दिया है वो सम ऑफ इंटरेस्ट वाला जो मैंने आपको बताया। अब कंपनी के शेयर कितने प्रकार के होते हैं सर? अगर बेसिकली देखें तो कंपनी में 2 प्रकार के शेयर इशू करती है कंपनी। एक करती है इक्विटी। इक्विटी का मतलब समान, इररिस्पेक्टिव कितने का भी शेयर लगाओ, सबका वोट 1 मैन 1 वोट, ऐसा उसका कहना है, सब समान, 1 मैन 1 वोट। ये मीटिंग में होता है, वोटिंग में होता है। और एक होता है प्रेफरेंस, एक होता है प्रेफरेंस, ओके। इक्विटी शेयर होल्डर का सिंपल फंड है क्या, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, है ना। मैं लिख देता हूं कि आपके जहन में हमेशा के लिए बैठ जाए। ये होता है रिस्क होल्डर, इनका डिविडेंड मिलता है फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट के हिसाब से, तो ज्यादा भी तो मिल सकता है। इनके होते हैं वोटिंग राइट्स, एंड देयर मेनी राइट्स, बट मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूं, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है ना, रिस्की इन्वेस्टमेंट, ओके। क्लियर हुआ यहाँ पर? क्या बोला मैंने आपको? अगर मैं इसको जाऊं, अब प्रेफरेंस में जाऊं, फिक्स डिविडेंड, नाम से क्लियर हो रहा है ना, प्रेफर किया जाता है इन्हें, फिक्स डिविडेंड, नो वोटिंग राइट्स, सेफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी इनिशियल लेवल पर जब कैपिटल इशू करेगी, जब कंपनी के पास खुद ही एसेट्स नहीं है, तो वो ये प्रेफर करती है, क्योंकि अगर वो प्रेफरेंस इशू करने लगेंगे तो वो तो वैसे ही बोलेगा सब कुछ मेरे को दे दो आप। तो कंपनी के पास इनिशियल लेवल पर इतना स्टेबल प्रॉफिट होता नहीं है, तो ये हमेशा इसको कंपनी कब इशू करती है, जब कंपनी स्टेबल हो जाती है। मतलब कौन से लेवल पर? फर्दर लेवल, फर्दर स्टेबिलिटी। वैसे बहुत सारे इनके डिफरेंस है, बट बेसिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब इक्विटी शेयर के भी 2 टाइप्स है, कंपनी 2 तरीके से इशू कर सकती है। एक होता है इक्वल वोटिंग राइट्स, 1 मैन 1 वोट। एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, नाम से क्लियर हो रहा है, डिफरेंट वोटिंग राइट्स। व्हाट इज दैट मीन? जैसे इसमें अगर देख लेते हैं 1:1, एक शेयर पे 1 वोट, है ना। इनका जो वोटिंग राइट है वो 1 शेयर पे, अगर 100 शेयर तो 100 वोट काउंट होंगे। डिफरेंशियल वोटिंग राइट कौन होते हैं? जैसे कि एम्प्लॉयज, है ना, जिनको शेयर मिले हैं मे बी, या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो डेप्ट कैपिटल बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो, जो कन्वर्टेबल होती है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो बाद में कन्वर्ट हो, जो पहले इक्विटी में नहीं था, जिन्होंने शुरू में रिस्क नहीं लिया। तो इनका कैसा होता है, 10 शेयर पे 1 वोट, बट इनका रेट ऑफ डिविडेंड ज्यादा होता है। इनको वोटिंग राइट कम मिल रहे हैं, इनमें कैसा होता है, इनके राइट ज्यादा होते हैं, है ना, बट इनका रेट ऑफ डिविडेंड कम होता है। दोनों को समझा? ये अपने कॉम्प्रोमाइज क्या में कर रहा है, राइट्स में, वोटिंग राइट्स में, ये क्या में कर रहा है, रेट ऑफ डिविडेंड में। अगर दोनों एक साथ इश्यू हुए तो, और ये किसको मिलते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट जो कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स होते हैं, है ना, या एम्प्लॉयज या अदर स्टॉक्स, ओके, या प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं। समझा? तो इसका क्या होगा, राइट्स मोर देन रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। और इसमें क्या होगा, रेट ऑफ डिविडेंड इज मोर देन राइट्स। डिफरेंशियल वोटिंग राइट किसको इश्यू होते हैं आपको लिख लेना, जो मैंने बताया, ठीक है बच्चों, ओके। समझ में आया क्या?
ओके, डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है, प्रॉफिट के हिसाब से मिलता है, तो ज्यादा भी तो मिल सकता है। अगर बेसिकली इस डायग्राम को देखें हम, अगर ये कंपनी का प्रॉफिट है, इक्विटी शेयर का डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड तो फिक्स है ना, प्रॉफिट कैसा भी जाए। अब ये कंपनी का प्रॉफिट है, एग्जांपल दे रहा हूं, इक्विटी शेयर तो इसी के हिसाब से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, प्रॉफिट के हिसाब से चेंज होता है वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली, तो वो तो ऐसे ही जाएगा। तो व्हाट इज दैट मीन, अगर इस पॉइंट पे देखें ये यहां नीचे, तो यहां पर क्या होगा, प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है वो इक्विटी के मुकाबले ज्यादा है। बट अगर इसके देखें, इसके ऊपर इक्विटी का जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस के मुकाबले ज्यादा है। तो रिस्क है ना भाई, रिस्क लेंगे तो अपने को मिलेगा भी बेनिफिट, बराबर है कि नहीं बराबर है भाई। तो है बहुत सारी चीज, प्रेफरेंस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को भी अलग अलग प्रकार से इशू किया जाता है ना। जैसे अगर प्रेफरेंस को हम गौर से देखें, प्रेफरेंस शेयर्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, नाम से ही झलक रहा, प्रेफर, पहले मौका इसे मिलेगा, पहला मौका। अगर ये और इक्विटी साथ में इशू है तो डिविडेंड भी इसको पहले मिलेगा और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कि कंपनी अगर वाइंड अप होती है, कंपनी अगर वाइंड अप होती है तो पहला प्रेफरेंस इसको मिलेगा ना। डिविडेंड हमेशा क्या रहेगा, फिक्स। इसके भी अलग अलग टाइप्स है, अगर बेसिकली देखें है ना, तो टाइप्स कितने प्रकार के हैं हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला है इसका टाइप्स, ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूमुलेशन, है ना। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव दो टाइप है इसके, हम लोग पढ़ेंगे। एक है क्यूमुलेटिव, आपको मतलब पता ही है, जो बढ़ते जाता है, ऐड होते जाता है, क्यूमुलेटिव। दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव। दोनों में अंतर क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। कंपनी मगर अबे तुम चूज नहीं करोगे, कंपनी डिसाइड करेगी क्या इशू करना है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास 8 टाइप्स अवेलेबल है और तुमने चूज कर लिया, ऐसा नहीं होने वाला। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, अगर आपको इस साल का डिविडेंड नहीं मिला तो वो डिविडेंड अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और अगले साल का और इस साल का आपको साथ में मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं डिविडेंड नॉट पेड ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ऐसा 2 साल हो गया और 2 साल अगर कंपनी ने नहीं दी तो ये अप्रोच कर सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को कि कंपनी को वाइंड अप करो। और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या है, इफ नॉट पेड, अगर इस साल नहीं पे किया, नो ट्रांसफरेबिलिटी, नो ट्रांसफर। क्लियर। आप बोलोगे सर फिर क्या मतलब है, इसको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है ना, इसको भैया ये तो रिस्क ले रहा है ना, इस साल नहीं मिला तो अगले साल भी नहीं मिलेगा, अगले साल नहीं मिला, इस साल का अगले साल ट्रांसफर नहीं होगा, ये तो रिस्क ले रहा है ना, उसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा। अगर ये दोनों साथ में इश्यू होते तो ठीक है। फिर आ जाते हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन का क्या होगा, जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए, है ना। एक होता है कन्वर्टेबल और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल। सिंपल है, कन्वर्टेबल मतलब जो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, है ना, कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, वही डिफरेंशियल वोटिंग राइट की तरह, डिविडेंड ज्यादा मिलेगा बट राइट उसका नहीं। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, दे विल रिडीम, मतलब वापस कर दिया जाएगा इन्हें, दे विल रिडीम एज प्रेफरेंस शेयर्स, इन्हें एज ए प्रेफरेंस शेयर ही वापस कर दिया जाएगा, बराबर है। ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूमुलेशन, है ना। अब तीसरा देखते हैं, है ना। तीसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। व्हाट इज पार्टिसिपेशन,
आप बोलेंगे सर मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन, नहीं नहीं भाई, मैनेजमेंट का नहीं, वो तो सिर्फ इक्विटी शेयर का ही पार्टिसिपेशन है। प्रेफरेंस को तो कभी मिलेगा भी नहीं मिलेगा, नो वोटिंग राइट्स अनलेस और अनटिल उनके वोटिंग डिविडेंड अफेक्ट हो कि कंपनी बिना पूछे उनके डिविडेंड को कम कर दे, तब। नहीं तो वैसे तो कोई उनके वोटिंग राइट्स है ही नहीं। एक सिंपल सा लॉजिक है, पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। इसमें होता है एक पार्टिसिपेटिव, दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेटिव। सिंपल है। जो पार्टिसिपेटिव है, अगर पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर के नाम से शेयर इशू तो अदर देन डिविडेंड इनको डिविडेंड तो मिलेगा ही, फिक्स डिविडेंड जो मिलता है, दे विल क्लेम टू सरप्लस। अगर सरप्लस प्रॉफिट कमाया कंपनी ने और सरप्लस बांट रहा है ना वो अपने शेयर होल्डर को, आफ्टर गिवन टू इक्विटी शेयर्स। व्हाट इज दैट मीन कि डिविडेंड तो पहले मिल गए, तो डिविडेंड के मामले में पहले किसको मिल रहा है, प्रेफरेंस को, मगर जब सरप्लस बढ़ रहा है तो वो सरप्लस पहले किसको जा रहा है, इक्विटी को। उसके बाद जो बचेगा वो जाएगा किसको, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। किसको, फिर से रिपीट करो, डिविडेंड के मामले में अगर देखेंगे तो पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड मिल रहा है, मगर सरप्लस पहले किसको मिल रहा है, इक्विटी का। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है, नो सरप्लस अदर देन, डिविडेंड तो मिलेगा बट सरप्लस नहीं मिलेगा, अदर देन डिविडेंड। क्लियर हो गया, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। और चौथा क्या है, बहुत इजी है, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। यानी रीपेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। ओके। अब आपने तो बोला सर प्रेफरेंस शेयर टेम्पररी कैपिटल है, एक समय के बाद वापस कर दिया था। इक्विटी शेयर परमानेंट कैपिटल है, कंपनी में लग गया, अब आप उसको ट्रेड करो, कंपनी आपको वापस नहीं देगी। तो प्रेफरेंस शेयर टेम्पररी कैपिटल 20 साल तक के लिए मैक्सिमम इश्यू कर सकती है। तो इसमें दो आते हैं, रिडीमेबल। अब रिडीमेबल तो क्लियर हो रहा ना, नाम से क्लियर हो रहा है कि जो एक टेम्पररी पीरियड के टाइम के बाद वापस कर दिया जाएगा, टेम्पररी फिक्स पीरियड रिडम्पशन। डिविडेंड मिल जाएगा और जो कैपिटल आपने लगाया था वो भी मिल जाएगा, मिलेगा ही मिलेगा। जो इररिडीमेबल है, अब नाम से ही झलक रहा है, मतलब जो लाइफ टाइम में वापस नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर कैसे इशू होंगे, क्योंकि आपने तो बोला टेम्पररी होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, एज पर कंपनीज एक्ट 1988, मेरे ख्याल से सही है, या मे बी आई एम फॉरगेटिंग द एक्चुअल डेट। company is not allowed to issue irredeemable preference shares। इस प्रकार के प्रेफरेंस शेयर कंपनियां इशू नहीं कर सकती एज पर कंपनीज एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1988। कंपनियां इशू नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ रिडीमेबल, यानी पहले होते थे बट अब नहीं होते, है ना। और किस डेट पे वापस करते हैं मैं इनको, मैच्योरिटी डेट पर, 10 साल, 5 साल, 4 साल, जो भी कंपनी ने इशू किया। मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम मैच्योरिटी कितनी हो सकती है, 20 ईयर्स। ओके, सरप्लस वाला भी समझा। डिविडेंड के अलावा जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा उसमें पहले किसको मिलेगा, इक्विटी को, फिर प्रेफरेंस को। ओके, कन्वर्जन समझा, जो एक कन्वर्ट हो जाए आफ्टर सम टाइम इक्विटी में, तो इसको बहुत सारे राइट्स भी मिलते हैं फिर, मगर वो राइट्स डिफरेंशियल होते हैं, इक्वल नहीं होते। और नॉन कन्वर्टेबल तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर ही रिडीम हो जाता है। क्यूमुलेटिव में इस साल डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल डिविडेंड मिलेगा, इस साल का और अगले साल का। और नॉन क्यूमुलेटिव में इस साल नहीं मिला तो अगले साल ट्रांसफर नहीं। नॉर्मली कंपनी कौन से वाले इशू करती होगी बताओ, क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल। क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल जब कन्वर्ट हो रहा है तो रिडीम का सवाल ही नहीं उठता। मतलब आपने क्यूमुलेटिव इशू किया, मैं जो इंटीग्रेटेड इशू कर दिया ना कंपनी, और उसको कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में,
तो आपको पैसे देने की भी दिक्कत नहीं, टेम्पररी कैपिटल फिक्स परमानेंट कैपिटल में तब्दील हो गया, बराबर है। अरे समझा गया, ये सब समझा जो फीचर्स बताया मैंने आप लोगों को, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स और ये सब। ये कंसेप्ट पहले टाटा ने इंट्रोड्यूस किया था, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला, टाटा मोटर्स, है ना। 10 ने शेयर ज्यादा बट उस पर राइट कम, ठीक है। तो अब इसके पास अगर 100 शेयर होंगे तो इसके 10 ही वोट काउंट होंगे। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये एक टॉपिक खत्म हो गया, इसको फटाफट रीड आउट करना। ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना, एक केस लॉ के साथ दिया हुआ है, स्टील बॉन्ड्स को लिमिटेड वाले में, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग प्लीज, ध्यान से। सिर्फ फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता, फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो होता है, साथ में अदर राइट्स और ऑब्लिगेशंस भी होता है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी कैसा होता है, लेस और मोर डिपेंड अपॉन देयर इन्वेस्टमेंट, जिनका छोटा इन्वेस्टमेंट है, जिनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 1 शेयर 1 वोट, ठीक है, ओके। सिर्फ पैसा लगाया ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज भाई, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल भी समझ गया होगा आप लोग, ठीक है। चलो बाय, इसको कंप्लीट करो, फटाफट पढ़ ले रहे हैं, बटन से हो रहा है, कोई डाउट आएगा तो पूछ लेगा।